नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का भारत का भूगोल विषय के बारे में जानेंगे। किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उस किताब में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम किसी पेपर को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें भारत के भूगोल में उसके सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या विषय आएंगे इसमें टॉपिक, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 3 खंड होंगे, खंड आ यूनिट 1, खंड बा यूनिट 2 और खंड सा यूनिट 3। सबसे पहले हम खंड आ की बात करें तो इसमें आएगा हमारा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत। देखिए, भारत जो है वो पूरी तरह एशिया में आता है और एशिया के भी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिणी भाग में आता है। तो उसकी लोकेशन एशिया में वो अपनी क्या महत्ता रखता है, अपने पड़ोसी देशों के साथ उसके क्या संबंध है, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानकारी रख लेंगे। दूसरा है इसमें भूवैज्ञानिक संरचना। भारत की संरचना किन चट्टानों से या किस काल में हुई है, उस काल को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में जानकारी लेनी है। तीसरा टॉपिक है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब उसकी स्थलाकृति कैसी है। स्थलाकृति में पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, द्वीप हैं, इन सभी के बारे में। हमारे भारत में रेगिस्तान भी है, तो हम इन सभी के बारे में इस भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जलवायु, देखिए जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जलवायु हमें बहुत प्रभावित करती है, चाहे हमारा रहन सहन हो, हमारा खान पान हो, हमारी दैनिक जो कार्य हैं या हमारी कृषि करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत जो अपनी स्थिति रखता है वो मानसूनी स्थिति रखता है, इसीलिए हम भारत की जो चर्चा करेंगे जलवायु के बारे में भी पढ़ेंगे, उसमें मौसमी घटनाएं, और उसमें विशेष रूप से जो हम चर्चा करेंगे वो होगा हमारा भारतीय मानसून तंत्र। कब आता है, ग्रीष्म काल में कब, सर्दियों में कब, वर्षा काल में कितना इसमें प्रभावित करता है भारतीय कृषि को, भारतीय जनता को, ये सब हम पढ़ेंगे। प्रमुख जलवायु क्षेत्र किन किन जो जोन में बांटा हुआ है भारत को। अगला टॉपिक है इसमें वनस्पति। वनस्पति, देखिए मैंने कहा कि हमारा जो जलवायु तंत्र है वो हमारी कृषि को और वनस्पति दोनों को प्रभावित करता है। तो भारत जिस कटिबंध में स्थित है वो उष्ण उपोष्ण कटिबंध है। तो यहाँ देखिए अधिक वर्षा के क्षेत्र भी हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहाँ शुष्क क्षेत्र भी है। इसके साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्षा अच्छी प्राप्त होती है। तो जहाँ जैसी वर्षा होती है उस हिसाब से हम यहाँ की वनस्पति पढ़ेंगे, सदाबहार वन भी पढ़ेंगे, उपोष्ण वनस्पति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इन वनस्पतियों के बारे में हमारे यहाँ हिमालय क्षेत्र भी है, तो शीत जलवायु का प्रभाव है, तो वहाँ कैसे टैगा टुड्रा वनों के, अल्पाइन वनों के बारे में जानकारी लेंगे, तो वनस्पति की जानकारी हो जाएगी। अब वनस्पति लगती किसमें, अगला टॉपिक हो जाएगा मृदा क्षेत्र। मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी का निर्माण कैसा होता है, किन किन भारत के संपूर्ण भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में मिट्टी की, कौन सी मिट्टी की प्रधानता है, वहाँ कौन सी फसल मुख्य हो सकती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है अपवाह तंत्र। अपवाह का मतलब होता है बहाव। नदी तंत्र, भारत में उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रमुख अपवाह तंत्र जैसे गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण की बात करें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, मतलब हम संपूर्ण भारत में, अगर राजस्थान की बात करें तो आंतरिक अपवाह तंत्र, इन सभी की बात हम करेंगे अपवाह तंत्र में। जल संसाधन एवं परियोजनाएं, नदियों के अलावा इन नदियों, झरने हैं, तालाब हैं, उन नदियों पे बनने वाली बांध हैं, उन बांधों के द्वारा किन किन क्षेत्रों में बिजली बन रही है, सिंचाई परियोजना पूरी की जा रही है, जल उपलब्ध कराया जाता है। जल संसाधन एवं सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब इन सिंचाई परियोजना में विशेष रूप से हम ध्यान देंगे जो वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागर जल परियोजना, सतलज व्यास जल परियोजना, ऐसी आदि परियोजनाओं के बारे में हम विशेष पढ़ेंगे। वन संसाधन, जल है, मिट्टी है, तो वन तो लगेंगे, तो यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उन वनों की चर्चा करेंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, देखिए किसी भी राष्ट्र के विकास में खनिज संसाधन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान देती है। भारत विविधता लिए हुए क्षेत्र है, यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत सारे पाए जाते हैं।
तो खनिज और खनिजों के साथ ऊर्जा संसाधन में कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। इनका कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ वितरण है, कितना इनका भंडारण है, इनके बारे में, उसके उपयोग की नीतियाँ सरकार द्वारा जो बनाई गई हैं और उसको संरक्षण की नीति। देखिए किसी भी संसाधन हमको जो प्रकृति ने संसाधन दिए बहुत ही सीमित मात्रा में दिए, और कुछ संसाधन जो हैं जो आज हैं कल भी रहेंगे, शाश्वत हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, पानी है, ये शाश्वत रहेंगे। तो इनके खर्च होने पे हमें, अब मीठे पानी की तो समस्या है, हमें उसको संभाल के खर्च करना है। सूर्य का प्रकाश है, दैनिक आएगा, उसमें कोई कमी बढ़ोतरी, लेकिन कोयला है, पेट्रोल है, लोहा है, ये बहुत ही हमारे पास कम मात्रा में स्टॉक है, तो हमें उसका उतना ही हमें खनन करना है जितना उपयोगी। ये नहीं कि हम पैसों के लालच में कर दें। तो उसके संरक्षण के लिए, सस्टेनेबल डेवलप, सतत विकास के लिए हम क्या क्या योजनाएं बनाएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा खंड आ। अब आते हैं हम खंड बा पे। खंड बा में हमें कृषि प्रारूप, भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है, हम सभी भारतीय, हमें पता है, हमारे यहाँ रबी, खरीफ, जायद की फसलें होती हैं। उन फसलों में समय के साथ टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी, उन्नत बीज आए, संकर बीज आए हैं, तो उनके द्वारा कृषि में क्या परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। योजना काल के दौरान हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति है, उसके बाद हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन बढ़ा, अन्य खेतियों के में भी विकास हुआ, तो हरित क्रांति के दौरान होने वाले विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा पशुधन संसाधन। भारत में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, ऊँट है, किन क्षेत्रों में किसकी प्रधानता है, उनसे क्या क्या हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे दूध है, दही है, हड्डी है, खाल है, मांस है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उनका विकास, भाई संकर, उनमें भी हम प्रजनन कराते हैं जिससे हमें बेहतर किस्म की नस्ल मिले और हमें ज़्यादा उसकी उपयोगिता मिल सके। अगला टॉपिक इसमें है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, देखिए उद्योग जो हैं वो किसी भी देश की रीढ़ होती है, क्योंकि वो रोज़गार देती है, रोज़गार देगी तो पैसा होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। तो औद्योगिक विकास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उद्योगों का स्थान है, कि ऐसी कौन सी विशेष जगह जहाँ उद्योग लगाने से हमें फ़ायदा होगा और किन जगह हमें कम लागत में ज़्यादा लाभ मिल सके। इसमें हम जो विशेष उद्योग हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने हैं वो है लौह इस्पात उद्योग, कपास उद्योग, सीमेंट उद्योग एवं रसायन उद्योग। इन 4 उद्योगों को हमें इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा हमें औद्योगिक क्षेत्र जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ कैसा डेवलपमेंट है, वहाँ किन किन चीज़ों की उपयोगिता है, इन बारे में। अगला टॉपिक जो हमारा हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं वो है जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण। ये बीए पार्ट फर्स्ट में भी हमने पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है और थर्ड ईयर में भी हम पढ़ेंगे। जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। वहाँ जितने संसाधन हैं, अगर उतने संसाधन के अनुसार ही अगर व्यक्ति हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यक्ति ज़्यादा हो जाए, संसाधन कम पड़ जाएं, तो उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो उस जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, जनसंख्या बढ़ने की क्या समस्याएं, उसके निराकरण के ऊपर, जनसंख्या वितरण, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इससे संबंधित भारत सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों का कितना पालन हो रहा है, कौन कौन सी नीतियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ एवं मानव संसाधन विकास। शहरीकरण, देखिए अब ग्रामीण क्षेत्र में साल भर तो फसल होती नहीं है, तो लोग बाग अब बच्चों की शिक्षा के लिए, उच्च चिकित्सकीय सुविधा के लिए, विकास के लिए शहरों की तरफ मूव करें। तो शहरीकरण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसके मानव संसाधन में मानव ने कैसे कैसे ग्रोथ किया, चाहे उसकी प्रति व्यक्ति आय हो या राष्ट्रीय आय, इस विषय में हम खंड बा में पढ़ेंगे। हमारा तीसरा जो खंड है वो है खंड सा। इसमें हम देखिए अभी तक हमने जो फर्स्ट खंड में भारत की स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, वन, वनस्पति, इन सब के बारे में पढ़ा। दूसरे में हमने उद्योग और उनके बारे में पढ़ा, कृषि के बारे में। अब तीसरा, ये सब पढ़ने के बाद इस जो विकास हुआ उस विकास के दौरान क्या समस्याएं, अब तीसरा टॉपिक हमारा खुद खंड साहब उसी से रिलेटेड हो जाएगा। देखिए हमेशा हम कोई भी किताब लें उसमें पहला जो यूनिट होता है उस क्षेत्र की स्थलाकृति, वन, मिट्टी, पानी, इनके बाद दूसरे में वहाँ पाए जाने वाली कृषि, उद्योग और उनके लाभ, और तीसरे में उन दोनों के विकास या उनके क्रियान्वयन के द्वारा होने वाली जो कार्य प्रणाली, समस्याएं हैं, विकास हैं, उनके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं। आप किसी भी बुक को देख लीजिए तो खंड सा में हम
आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय समानताएं, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगी वो ज़्यादा डेवलप हो गया, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है या जहाँ रोज़गार नहीं है वो पिछड़ा हो गया। तो उन क्षेत्रों को कैसे आगे लाया जाए, उसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में आर्थिक विकास की योजनाएं, जिसमें बहुस्तरीय योजनाएं भी हैं, और उसमें अगर हम सबसे बात करें तो नदी जोड़ने की संभावनाएं, समस्या कि ऐसी नदियाँ जो जलवायु, मैंने कहा था हमारी भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी है, एक विशेष समय पे हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो उन दिनों कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिनमें बहुत बाढ़ें आती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, गंगा नदी है, तिस्ता नदी है। तो जब इनका बाढ़ का पानी आता है वो इतनी तेज़ी से गाँव को बर्बाद करता हुआ फैलता हुआ जाता है और जाके समुद्र में, खारे पानी में मिल जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है, सरकार की एक योजना है काफ़ी समय से है कि जो पानी अतिरिक्त आता है उसमें वो नहरें बनाएं, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी की कमी है तो जिस वर्षा काल में पानी अतिरिक्त आता है उन क्षेत्रों में वो पानी छोड़ दिया जाए, जिससे वहाँ बाढ़ की समस्या भी ख़त्म हो जाए, और जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है वहाँ पानी की समस्या भी दूरी हो जाए। लेकिन इस क्रिया को आगे क्रियान्वयन करने के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं या उसके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा भारत में पर्यावरणीय मुद्दे। देखिए ये सबसे प्रमुख विषय है आज का। आप कोरोना काल में देख ही रहे हैं कि क्लासेस ऑनलाइन हो गई, पर्यावरण ने हीलिंग कर ली अपनी, एनवायरनमेंट ने, क्योंकि उतने व्हीकल कम हुए, इतने दिन लॉकडाउन रहा है। तो पर्यावरणीय मुद्दे कि क्या हम जो विकास कर रहे हैं क्या पर्यावरण को हम सुरक्षित रख के कर पा रहे हैं। तो इन सब को कि हमें विकास करना, ऐसा नहीं है कि हम अपना विकास रोक दें, लेकिन विकास हमें किसी की बलिदान दे के नहीं कि हम चाहें कि नहीं प्रकृति को हम नाश करें, बिना प्रकृति के हमारा अस्तित्व हम नहीं सोच सकते। तो पर्यावरण में होने वाली समस्याएं, उनके कैसे उनका निराकरण हो, उसमें कैसे हमें लाभ लें, इसके बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक है इन सब कार्यों को करने वाली प्रणाली, जिसे जैसे हमारे शरीर में रक्त संचार प्रणाली तंत्र का तंत्र है, उसी तरह किसी भी देश के आर्थिक विकास का तंत्र होता है परिवहन। परिवहन विकास बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा माल है, लाना है, ले जाना है, व्यक्तियों का आना जाना है, भार वहन है, सब हम पढ़ेंगे। इसमें हमें रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु और जल परिवहन, इन सब के विकास कितना विकसित हुआ है, कहाँ कहाँ से जोड़ा गया है, कौन सी नई योजना इसमें लागू की गई, वो सभी हम बात करेंगे। आखिरी जो हमारा सेक्शन सी का टॉपिक है वो है हमारा विदेशी व्यापार। देखिए हर चीज़ तो हमारे यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकती, हर चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ अतिरिक्त होती हैं, ज़्यादा मात्रा में होती हैं, तो हम विदेशों को बेचते हैं, और जितना हम बेचेंगे उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी और हमारी आय बढ़ेगी। लेकिन जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं वो हमें विदेशों से क्या करनी पड़ती है, आयात करनी पड़ती हैं। तो उस आयात निर्यात प्रणाली के दौरान कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या संभावनाएं, कैसे हम अपनी निर्यात प्रणाली को बढ़ाएं, आयात प्रणाली पे हम कम से कम करें, जिससे हमारी मुद्रा है वो विदेशों में ना जाए। इन सब की चर्चा हम इस किताब में करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट हो गए, 3 यूनिट हुए, आ बा सा। तो इनको हम ध्यान में रखते हुए हम अपनी किताब को पूरा करेंगे, और इन टॉपिक्स को हम प्रतिदिन एक एक टॉपिक, एक दिन में, 2 दिन में, जो भी होता है, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सिलेबस आप देखिए और उसको समझिए, फिर हम अगली क्लास शुरू करते हैं। जो बच्चे किताब के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हम कौन सी किताब पढ़ें या हमें कौन सी बुक अच्छी है पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लासेस होती है ठीक है, लेकिन आपकी खुद की स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जो इजी लगे, वैसे बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप खुल्लर की बुक पढ़ें या बंसल की बुक ले लें, इसमें अच्छी, और एक अलका गौतम की किताब भी आई है। तीनों में से जो किताब आपको मिल जाए या आपके दोस्तों पे हो, उनसे लेके आप उसको पढ़ना शुरू करें। टॉपिक हम पर डे करेंगे, आप समझिए उसको, और उसके बाद रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ऑनलाइन देखने के बाद आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कितना हम पढ़ते हैं और कितना समझते हैं, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। इसलिए बुक में स्पेशली आपको राइटर बता दिए, खुल्लर की,
बंसल की, या आप इसके अलावा अलका गौतम की भी अच्छी बुक आती है, जो आपको अच्छी लगे या जो आपको कन्वीनियंट लगे, आपको मिल सकती है आसानी से, उस बुक को आप ले लें। अब हम अगले टॉपिक के बारे में आगे चर्चा करेंगे।